और अब खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने यात्रा से संबंधित बैठक भी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही धाम की यात्रा पर पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने यात्रियों को अच्छी सुविधा मुहैया कराने के लिए कहा ताकि दर्शन करने में किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बड़ा 10 साल पहले त्रासदी का दिन था और इसमें जो भी देश विदेश के श्रद्धालु आए थे, हताहत हुए थे, दिवंगत हुए, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को, उनकी आत्मा को शांति दें, उनके पारिवारिक जनों को, सबको इस दुख को जो असमय आया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो यहाँ पर 10 सालों में तेज़ी से निर्माण कार्य हुआ है, बाबा केदार की कृपा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन में एक भव्य केदार और दिव्य केदार का निर्माण हुआ है, जहाँ पर आस्था पथ से लेकर ईशानेश्वर मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी की समाधि और सुरक्षा वर्ग और आस्था पथ, ध्यान गुफा, ये सभी तेज़ी से बने हैं और 2023 तक हमने संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा केदार की कृपा से ये काम सबके सहयोग से। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, आज मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे, किस तरह की व्यवस्थाएं थी, चूंकि 10 साल उस प्राकृतिक आपदा को भी हो चुकी है जो यहां पे जिसने कहर बरपाया था। सुदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज शायद अभी नहीं पहुंच पा रही, हम फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाए मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे तो किस तरह की वहां पे व्यवस्थाएं अभी दिखाई दी, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है। सुदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, मुख्यमंत्री आज केदारनाथ धाम पहुंचे, किस तरह की व्यवस्थाएं उनको नजर आई? जी देखिए, आज कई मायनों में दिन खास है क्योंकि 10 साल पहले आज ही के दिन केदारनाथ में आपदा आई थी, त्रासदी आई थी और जो मंजर पूरे देश और विश्व ने देखा वो किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री आज धाम पहुंचे थे, पूजा अर्चना की, स्थानीय लोगों से बातचीत की, मुलाकात की और निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने पूजन अर्चन के बाद अधिकारियों से भी बातचीत करते हुए मौजूदा समय में जिस प्रकार से अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं इस पर भी चर्चा की कि आखिर व्यवस्था में किस प्रकार की दिक्कत है या प्रबंधन में कोई कमी आ रही है। क्योंकि आपको बताते चले, कुछ दिनों पूर्व ही सरकार ने केदारनाथ धाम में भारी भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन पंजीकरण रोका था। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। तो मुख्यमंत्री का आज केदारनाथ दौरा कई मायनों में अहम रहा है। ऐसे में अगर हम इन 10 सालों को देखें तो कितना बदला केदारनाथ? क्या अपने पुराने स्वरूप में आ पाया? देखिए, नहीं, पुराने स्वरूप भी नहीं, अब और वृहद और बहुत विस्तार पूरे क्षेत्र का किया गया। क्योंकि मुझे याद है उस वक्त कवरेज के दौरान जब ये आपदा आई, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो केदारनाथ धाम जाना चाहते थे, उन्हें जाने नहीं दिया गया। हालांकि बात को वो गए और कुछ गुजरात से जो किट आई थी प्रभावितों के लिए, वो किट की बहुत प्रशंसा हुई और वो भी एक वक्त था और आज भी एक वक्त है कि जब प्रधानमंत्री रहते हुए स्वयं नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के सारे पुनर्निर्माण कार्य दिसंबर में पूरे हो जाएंगे इसी वर्ष और अब बद्रीनाथ के बाद गंगोत्री यमुनोत्री पर केंद्र सरकार की, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी की विशेष निगाह है। क्योंकि वो केदारनाथ धाम में जब याद होगा 2 वर्ष पूर्व जब उन्होंने गुफा में साधना लगाई तो उस गुफा की आज बुकिंग ओवर क्राउडेड है, वो गुफा, वहां बुकिंग नहीं मिल पा रही है। तो ये उनके प्रति लोगों का लगाव है, उनके प्रति आकर्षण है और उनकी आस्था है। जो केदारपुरी में जो नुकसान हुआ वो अब सारी स्थिति बेहतर हो रही है। 4 गुना गति से अधिक संख्या में लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं क्योंकि 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट जो लेकर आई वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ही लेके आई। हालांकि कांग्रेस दावा करती है कि योजना उनकी थी, परंतु काम इस पर भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में हुआ। तो जब सब सड़कें बेहतर है, कनेक्टिविटी बेहतर है, नेटवर्क बेहतर है, तो ऐसे में श्रद्धालु और यात्री भी बड़ी संख्या में आते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो बाबा की पूजा अर्चना कर
विकास कार्यों का यहां पे जायजा लिया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ आपदा के बाद से केदारपुरी को तेजी से संवारने का काम किया जा रहा है। धाम में हुए कार्यों के बाद ही भक्तों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिस कारण स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला। हर साल केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। इस साल अब तक 9,40,000 के करीब श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। और डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारपुरी में द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन निर्माण कार्यों को इसी साल पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा द्वितीय चरण के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद तृतीय चरण के निर्माण कार्य किए जाएंगे। काफ़ी यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं और यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ही वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मास्टर प्लान का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पूर्ण हो गए हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल पूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें कुल मिला के 5 प्रोजेक्ट्स हमारे फेज़ 1 में थे जो पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मंदिर के सामने जो चबूतरा था उसको चौड़ा किया गया है, तो आगे सेंट्रल प्लाजा स्ट्रीट बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो इस बार जो मेन 21 प्रोजेक्ट्स है उसमें काफ़ी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल है, यात्रियों के लिए वाटर एटीएम और अन्य फर्स्ट एड फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, गेस्ट हाउसेज हैं। इसके अतिरिक्त पूरा एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है कि यात्रियों को कैसे लाइन में आएंगे और तो केदारनाथ त्रासदी के 10 साल पूरे होने पर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से आपदा के जख्म मिट रहे हैं। उनसे खास बात की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते। केदारनाथ त्रासदी को 10 साल पूरे हो गए। जख्म तो शायद नहीं मिटे जिन लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से वहां पे कायाकल्प धीरे धीरे बदल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, केदारनाथ त्रासदी को 1 दशक हो गए हैं। निश्चित रूप से जिन्होंने अपनों को खोया वो आज भी दुखी हैं, गम में हैं, लेकिन वहाँ का कायाकल्प प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से बदल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, केदारनाथ की त्रासदी जब हुई ये बड़ी दुखदायी घटना थी, ये पूरे देश के लिए है। और उस समय कांग्रेस की जब वह सरकार थी वो संभाल नहीं पाई थी और ये हालत कर दिए थे कि लोग अपने आप को पूरी तरह खो चुके थे। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और पूरी तरह शुरू से ही, जब मैं कह सकता हूँ गुजरात के मुख्यमंत्री उन दिनों वो थे, तो उन्होंने तो ऐसा काम किया कि उस समय कांग्रेस की सरकार भी नहीं कर पाई थी, जो मोदी जी ने गुजरात के रहते मुख्यमंत्री के तहत भी किया। लोगों को किट भेजे, 22 बोगियाँ ऐसे ट्रेन में किट भेजे थे, राशन पानी सारा। लोगों ने उसको सराहना की और ऐसी दुख घड़ी में खड़े। तो जब प्रधानमंत्री हो गए तो आज तो उसका वो कायाकल्प कर रहे हैं, पूरी तरह उसका विस्तार, और जो लोग भी उस घटना के तहत हुए तो उनकी बड़ी चिंता ये सब चीज़ें किए हैं। तो केदारनाथ आज वो नहीं है जो पहले, तो पूरी तरह जो अलग से विस्तार देना, और वही एक परिणाम है कि आज लाखों की संख्या में वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी। वीडियो साथियों के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और आगामी कावड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 3 जुलाई से 17 जुलाई तक कावड़ मेले का आयोजन होगा। इस दौरान 4 धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से हरिद्वार और ऋषिकेश की जगह पर अन्य रूटों से आने की भी अपील की जा रही है। सकुशल कावड़ यात्रा संपन्न कराने के लिए केंद्र से 12 कंपनी पैरा मिलिट्री की मांग की गई है। कावड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक देहरादून पुलिस मुख्यालय में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में की। और बता दें कि अशोक कुमार ने कहा कि किसी भी तरह की हुड़दंग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कावड़ यात्रा में डीजे को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन डीजे नियंत्रित रहेगा। इसके अलावा कावड़ की जो हाइट है वो 12 फीट से ज़्यादा नहीं रहेगी। पिछली बार 3 करोड़ 80 लाख लोग आए थे, इस बार 3 से 4 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। आज जो है इस वर्ष की कांवड़ मेला की जो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाला है, उसकी हमारी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक थी और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया, आईबी के अधिकारियों ने भाग लिया, आरपीएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भाग लिया। और हम लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन, रास्तों कौन से रूट से कैसे होना है, उसके बारे में, कब से डाइवर्जन लागू किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा की, और बाकी कैसे कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाना है उसके। और देहरादून में महाराज से प्रभारी के हटने का सवाल पूछा गया तो करण महारा ने साफ कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद ये तय है कि कई राज्यों में बदलाव होने की उम्मीद है और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो हटाए जाने हैं। साथ ही
कुछ में नए भी बनाए जाएंगे। ऐसे में उनके अनुसार कुछ नए बनेंगे, कुछ के पद बढ़ाए जाने हैं। वहीं करण माहरा के अनुसार ये सारा फैसला पार्टी के आलाकमान के निर्देश पर होगा। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पूरे देश में कर्नाटका चुनाव के बाद सबको पता है कि रिसफलिंग होगी। कई प्रदेशों के अध्यक्ष हटेंगे, कुछ लोगों को कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उनके पद बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ को अलग स्टेट्स के अध्यक्ष पदों पे भी बैठाया जा रहा है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है और उस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक सामान्य सी प्रोसेस है। अध्यक्ष आए, अध्यक्ष हटे, नए अध्यक्ष बैठे, आगे भी अध्यक्ष हटेंगे, नए अध्यक्ष बैठेंगे, आगे भी प्रभारी आए और वो गए, नए प्रभारी भी आए। उधम सिंह नगर में द्रोण कॉलेज जाफरपुर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने विभिन्न शारीरिक दक्षता का भारतीय संस्कृति पर आधारित विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम का प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का विधिवत रूप से समापन हो गया। इस दौरान पंतनगर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर मनमोहन चौहान ने कहा, हम सबकी सजगता से ही भारतीय समाज का संस्कृति संस्कारों का ताना बाना मजबूत बन रहा है। 2021 से देखिए, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस जो 20 दिन का जो कार्यक्रम रहा है और उसमें मैंने देखा कि जो वर्ग में 18 साल से 40 साल के हमारे युवा साथियों ने भाग लिया और उसको संस्कृति और संस्कार के बारे में बताया गया और इससे हम ये जानते हैं कि हमें अपने पूरे देश को अगर अच्छा बनाना है, उत्तम बनाना है, सर्वोत्तम रखना है, विकसित देश बनाना है तो हमें युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। उनके अंदर जो संस्कृति है, संस्कार है, उसको उजागर करना होगा और साथ ही साथ जो साइंस की हम बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, उनके उसको भी बढ़ा। ऋषिकेश के आईडीपीएल आवासीय कॉलोनी में कई साल से रह रहे लोगों से आवास खाली कराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज भारी विरोध के बीच प्रशासन ने 2 आवास खाली कराई। यह आवासीय कॉलोनी और फैक्ट्री वन भूमि पर है। ऐसे में लोगों से घर खाली कराए जा रहे हैं। पहले दिन 2 आवास खाली कराए गए। प्रथम दिन में 227 आवास खाली कराए जाने हैं और कार्रवाई के दौरान प्रशासन को काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा है। हाँ, देखिए, शासन से आदेश हैं। इसमें जो आईडीपीएल में क्वार्टर्स हैं वो सब खाली करवाने हैं। इसमें आईडीपीएल के द्वारा भी इनको कई बार नोटिस दे दिया गया है, तो अभी तक इन्होंने खाली नहीं किया है। तो अभी हमारे पास लिस्ट आई है 227 लोगों की जो पहले चरण में खाली होना है। तो अभी वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे जो आईडी में जितने भी क्वार्टर्स हैं वो सब खाली कराए जाएंगे। लक्सर में वन विभाग ने महाराजपुर कला गांव में छापेमारी को अंजाम देते हुए वृक्ष की भारी भरकम लकड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया है। वन विभाग के मुताबिक मुखबिर तंत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर गांव में सुबह पीपल के पेड़ की कटाई संबंधी सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को यहां पे पकड़ा गया और फिलहाल क्षेत्राधिकार इस मामले की जांच कर रहे हैं और संबंधित विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सुबह हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि महाराजपुर कला में पीपल वृक्ष की कटाई की जा रही है, जिसमें उनके कहने के पश्चात तुरंत हमारी टीम मौके पर गई। मौके से हमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली और लकड़ी प्रकाश जो पीपल का है उनसे बरामद किया गया और बरामद करने के पश्चात उनके द्वारा बताया गया, जो वहाँ कटान कर रहे थे, कि ये प्रधान जी के कहने पे ही हमने ये कटाई की गई कि आप इसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अग्रिम कार्रवाई
कालाडूंगी के वार्ड नंबर 2 में पोस्ट ऑफिस के पास लगे मोबाइल टावर से एक भारी उपकरण कार पर गिर गया, जिस हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और टावर के साथ के निवासी परिजन बाल बाल बच गए जो लोग थे यहाँ पे। बता दें कि मोबाइल टावर से इस तरह का उपकरण गिर जाने से क्षेत्र में दहशत है, क्योंकि यहाँ एक नहीं कई टावर आबादी के आसपास लगे हैं। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि टावर से संबंधित अधिकारी घटना की जानकारी लेने नहीं पहुंचे। टावर से इस तरह का उपकरण का गिरना किसी बड़ी लापरवाही से कम नहीं है। पर वार्ड नंबर 2 में संजय शर्मा जी के निवास स्थान के यहाँ पर कंपनी द्वारा एक टावर लगाया गया है। इसमें से एक माइक्रो एंटीना नीचे गिरा है, इतनी जोर से आवाज आई है, गाड़ी के ऊपर गिरा है और इससे गाड़ी को बहुत नुकसान भी हुआ है। अगर गाड़ी की जगह कोई इंसान होता, अगर कोई बच्चा होता तो क्या घटना वहाँ पर कितनी बड़ी घटना हो जाती। और हम बहुत बड़ा इनका गाड़ी का नुकसान हुआ है। एक छोटे से व्यापारी है, साइकिल का ये काम करते हैं और हम विशेष अनुरोध करते हैं कंपनी वालों से कि यहाँ पर ये टावर को हटाया जाए आबादी वाले क्षेत्र से, कभी भी, क्योंकि कभी भी यहाँ पर कोई भी घटना घट सकती है। डाल के जैसे ही अंदर गए तब हमने रखा, बाहर धड़ाम से आवाज आई, बाहर आके देखा तो इसके ऊपर ये गिरा हुआ था और इतना मतलब नुकसान हुआ है। उसके बाद में खबर की गई, टावर वाले में से कोई भी खबर लेने नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर मानिए इसके नीचे हम आ जाते या कोई बच्चा आता तो उनका फर्ज बनता है ना टावर वालों के कि आके देखें हाँ भाई क्या बात हुई है। कोई खबर नहीं ले रहे, फोन बोलो फोन उनका स्विच ऑफ जा रहा है, हाँ हो जाएगा, कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं ये बताइए। कल को बच्चा होता है या कोई खेल रहा होता, ये खेत इनका है, ये आते हैं, हम लोग कुर्सी डाल के यहाँ बैठते हैं। तो गाड़ी की कोई बात नहीं, गाड़ी का तो नुकसान हुआ है, लेकिन उनका एक फर्ज बनता है टावर वालों का कि आके मिलें, पूछें हाँ भाई ऐसा हो। मौसम विभाग ने 18 जून तक बारिश और आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक 16 जून को रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 17 जून को भी इस तरह का मौसम देखने को मिलेगा, जबकि 18 जून को प्रदेश के सभी जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी गई है। देखिए, इस समय आप देख रहे हैं करीब एक सप्ताह से जो तापमान जो है हमारे बढ़ते रहे हैं और अभी करीब जो है अगर मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो 40 और 39 के आसपास 39 to 40, एक आध जगह 41 तक भी पहुंच रहा है। तो बिल्कुल इस समय गर्म है, लेकिन जहाँ पे 40 या 41 पहुंच रहा है वहाँ का जो नॉर्मल से डिपार्चर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 डिग्री तक का या इस तरह से है। तो एज सच हीट वेव वगैरह तो सिचुएशन नहीं है। इसी तरह पहाड़ों में देखेंगे आप तो तापमान वहाँ पर भी करीब जो है 27-28 तक वो पहुँच गए, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं। तो बिल्कुल थोड़ा गर्म अभी इस समय जो है, लेकिन कल से जो एक्टिविटी है अब थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि पहाड़ों में स्कैटर्ड एक्टिविटी लाइट मॉडरेट जो है कल 17 तारीख से जो है शनिवार से ये मिलनी शुरू हो जाएगी। कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गापुरी के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ ठगी होने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से सिद्धवली मंदिर के पास से दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। और कांवड़ यात्रा को लेकर डीजीपी ने बैठक की और पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी की बैठक हुई। उत्तराखंड के बॉर्डर से सटे राज्यों के अधिकारियों के साथ भी चर्चा हुई। पुलिस अधिकारियों से समन्वय को लेकर डीजीपी की बैठक हुई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।